हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि एशिया के दो ऐसे देश जो कि एक दूसरे के साथ में मिलकर के यदि काम करें तो निश्चित तौर पर पूरे एशिया का भला हो सकता है और इनके जरिए विश्व का भी भला हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जिस तरीके से बीते कुछ समय से एक तनाव का माहौल देखा गया है, ऐसे में इनके बीच में आपसी मित्रता की संभावना से सरासर इनकार किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये दो देश कौन से हैं। ये हैं भारत और चीन। आज की चर्चा में हम लोग भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से बीते 70 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं पंचशील समझौते के, उसके बावजूद जो एक तनाव की स्थिति देखी गई है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या इन दो देशों के बीच में कभी समझौता हो सकता है, कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के मित्रता के आधार पर बातचीत करें। क्या कुछ ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं जिसमें ये पता चले कि एशिया के जो दोनों ही देश हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर के पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 1954 में जिस तरीके से पंचशील का समझौता किया गया, पंचशील के सिद्धांत को अपनाया गया इन दोनों के द्वारा, उसके 70 साल इसी वर्ष यानी कि 2024 में पूरे हो रहे हैं। और इनके बावजूद भी, इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाने के बावजूद भी, जब इन दोनों देशों की वर्तमान स्थिति को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही असंतोष जैसी स्थिति को हम लोग देख पाते हैं। सामने आप दो महत्वपूर्ण नेताओं को देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री जाओ एन लाई। इन दोनों के बीच में जो पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे उस दौरान बहुत अधिक प्रशंसा मिली थी। इसके पीछे की कुछ वजहें थी। इसकी वजह यह थी कि जहां एक तरफ ये पंचशील सिद्धांत बौद्ध दर्शन से प्रभावित था और वहीं दूसरी तरफ इसमें जहां एक तरफ क्षेत्रीय अखंडता की बात की गई और एक दूसरे को सम्मान देने की बात की गई, वहीं ये भी कहा गया कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। यहां तक कहा गया कि हम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि न आप हमारे मामले में हस्तक्षेप कीजिए न ही हम आपके मामले में हस्तक्षेप करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ की बात कही गई, शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात कही गई। हम दोनों एक दूसरे को महत्व देंगे, हम दोनों एक दूसरे की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये सिद्धांत को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तब फिर एट दैट टाइम कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ता है पूरे विश्व को। और जो पूरी दुनिया है ये द्विध्रुवीय स्तर पर बंट गई थी। लेकिन उसी समय में हम लोग यह भी देख रहे थे कि जहां एक तरफ भारत आजाद हो रहा था 1947 में, वहीं दूसरी तरफ 1949 में चीन जो है एक साम्यवादी देश के तौर पर उभरा और भारत ने इसे मान्यता देने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और इन्हीं आधारों पर इन दोनों उभरते हुए देशों ने 1954 में जाकर करके इस पंचशील को अपनाया और ये पंचशील जो है बाद में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए एक टॉर्च बियरर के तौर पर भी साबित हुआ, मार्गदर्शक के तौर पर इसने काम किया। लेकिन जिस तरीके से चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो वहां जहां एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, वहीं दूसरी तरफ इस सिद्धांत को भी एक तरीके से तिलांजलि दे दी गई। आज की परिस्थिति में यदि हम इन पूरी गतिविधियों को टटोलें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्तमान में चीन और भारत के बीच में अलग अलग स्तरों पर जो तनाव है वो दिखता है। चीन कभी भारत के अगेंस्ट में साइबर अपराध जैसी गतिविधियों में अपनी तल्लीनता दर्शाता है, कभी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या मालवेयर के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारत की जो सिक्रेसी है उसको एक तरीके से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, विकृत करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर चीन के द्वारा दोहरा रवैया अपनाया जाता है। दोहरे स्तर पर वहां पर गांव बसाए जा रहे हैं ताकि
किसी भी सैन्य गतिविधि को वहां से संचालित किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के कई सारे जो क्षेत्र हैं वहां चीन के द्वारा नामकरण कर दिया जाता है जबरदस्ती तरीके से। अरुणाचल प्रदेश में यदि भारत के किसी महत्वपूर्ण नेता की यात्रा होती है तो चीन के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। हम सभी ने ये देख लिया है कि 2020 में जिस तरीके से गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में जो मुठभेड़ हुई वो एक बहुत अधिक विकृत संबंध को दर्शाता है ना। तो ये सारी स्थितियां क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि जो पंचशील का सिद्धांत 1954 में एक चरम स्थिति में पहुंच चुका था वो धीरे धीरे करके समाप्त होता गया और उसको आज के समय में कोई महत्व नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में 9 डैश लाइन के जरिए भी चीन ने अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, फिलीपींस हो, ये सभी देश इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपनी जो दावेदारी है ये दर्शाते हैं, लेकिन चीन के द्वारा इन सब को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। चीन एक दावा करता है कि नहीं, ये सारा क्षेत्र हमारा ही है, और ऐसे में भारत की दक्षिण चीन सागर में जो हित है, चाहे वो तेल व्यापार के माध्यम से हो या फिर किसी भी आधार पर इन देशों के साथ संपर्क और संबंध को लेकर के हो, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से हो, यहां पर भारत के हित को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ चीन के द्वारा जिस तरीके से लद्दाख वाले क्षेत्र से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गुजारा गया और इसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना, निश्चित तौर पर यह भारत की संप्रभुता का हनन करता है। और यही बड़ी वजह रही कि भारत ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लेने से मना कर दिया कि नहीं साहब, हम तो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते, जबकि चीन के द्वारा इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए। वहीं दूसरी तरफ जब हम हिंद महासागरीय क्षेत्र में बात करते हैं तो चीन के द्वारा मालदीव के साथ जिस तरीके से गाढ़ी दोस्ती हाल के समय में देखी गई है वह स्पष्ट संकेत करता है कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में मालदीव को एक तरीके से उकसाने की कोशिश चीन के द्वारा लगातार की जा रही है ताकि मालदीव भारत के अगेंस्ट में चीन के पक्ष में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के जरिए यानी कि मोतियों की माला नीति के जरिए चीन के द्वारा गैर आधिकारिक तौर पर, मैंने यहां पर शब्द इस्तेमाल किया है गैर आधिकारिक, क्योंकि इसने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई है। तो यहां गैर आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से कुछ अपने नौसैन्य अड्डे चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और इस तरफ के क्षेत्र में स्थापित किए हैं, यह दर्शाता है कि चीन भारत को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता है और भारत को कहीं ना कहीं चुनौती का सामना इन क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। यहां तक कि चीन ने अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को हाल के समय में और अधिक विस्तारित किया है और इसने जिबूती में भी नौसैन्य अड्डा, जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, यहां पर इसने नौसैन्य अड्डा बना करके भारत के अगेंस्ट में और अपने प्रभाव को विस्तारित करने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं ये दर्शाती हैं कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्तों का ताना बाना है वह और अधिक डिस्टॉर्टेड हो चुका है, विकृत हो चुका है। इनकी खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद इसे पाटना मुश्किल है। और यही वजह है कि जब ये बात निकलकर सामने आती है कि क्या भारत और चीन फिर से दोस्त बन सकते हैं, तो ये सारी जो गतिविधियां ये क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं चीन भारत से अपने आप को अव्वल दर्शाना चाहता है और वह कदापि नहीं चाहता कि भारत हमारा एक बेहतर दोस्त के तौर पर सामने आए। आपको एक कॉमन सेंस से समझ लेना चाहिए दोस्तों कि जब एक व्यक्ति किसी के साथ दोस्ती करना चाहता है तो वह उसके साथ व्यवहार करना चाहता है ताकि उस व्यवहारिक गतिविधि के कारण दोनों के बीच में जो संपर्क है, संबंध है, वो स्थापित हो और उनकी दोस्ती अच्छी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सामने वाले के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट में हर तरीके के हथकंडे अपनाने की चेष्टा करेगा। और यही स्थिति चीन के साथ भी है।
चीन शायद ही चाहता है कि भारत के साथ हम दोस्ती करें, इसलिए वो कभी पाकिस्तान को नाभिकीय हथियार सप्लाई करता है, तो कभी NSG में भारत की जो संभावना होती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की जो एक संभावना होती है शामिल होने की, उससे चीन इनकार कर देता है कि नहीं, हम भारत को NSG में शामिल नहीं होने देंगे, और यदि भारत शामिल होगा तो पाकिस्तान को भी हम नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करके हम बराबर की हिस्सेदारी देना चाहेंगे, है ना। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, ये सारी चुनौतियां ये दर्शाती हैं कि चीन भारत के अगेंस्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रभाव को लगातार व्यापक करने की कोशिश करता रहा है, और ऐसे में भारत की जो नीति शुरू से लेकर आज तक रही है उसको एक तरीके से नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने जहां उस समय 1954 में पंचशील को महत्व दिया, वहीं आज भी भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम को महत्व दिया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन का जब आयोजन किया गया 2023 में, तो भारत ने इसकी थीम ही रखी वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या इस वसुधैव कुटुंबकम में चीन नहीं आता है? बिल्कुल आता है। भारत कदापि नहीं चाहता कि हम चीन के साथ बैर भाव रखें। भारत ने तो यहां तक हमेशा से कहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। भारत इस थीम को मानने वाला देश है, और ऐसे में चीन के द्वारा जब दगाबाजियां की जाती हैं, तब फिर यह चिंता की स्थिति को दर्शाता है कि क्या भारत का ये जो पड़ोसी है हमेशा भारत के साथ में एक दुर्व्यवहार वाली स्थिति ही रखेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था दोस्तों कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये बात पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ बड़े ही नकारात्मक ढंग से साबित हो जाती है कि दोनों ही के द्वारा भारत के अगेंस्ट में जिस तरीके से रणनीतियां अपनाई जाती हैं, रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, उसके मद्देनजर जो एक तनाव है, वो तनाव लगातार और अधिक उभरता जा रहा है। इनके बीच में जो संपर्क है वह और अधिक भंग होता जा रहा है ना। तो आज की चर्चा के जरिए निश्चित तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि चीन और भारत के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़े हैं, वो क्या दर्शाते हैं। भारत के द्वारा जो अपेक्षाएं की जाती हैं, उन अपेक्षाओं के अगेंस्ट में चीन के द्वारा ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं हमेशा से, जिससे यह संभावना नहीं लगती कि दोनों के बीच में वर्तमान में या फिर निकट भविष्य में एज सच दोस्ती जैसी कोई गतिविधियां सामने आए। ठीक है जी, आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, 2025 या 2026 के लिए आप टारगेट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS की इस P2I बैच के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 26 जून से शाम में 6 बजे से। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि दोस्तों 30 जून है। यदि आपने इसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि GS के कंप्लीट पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए आप GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरा कर सकते हैं। ग्रेट लर्निंग डेज सेल के जरिए आपको ये विशेष छूट दी जा रही है मात्र 25,999 रुपए में। आप समझिए कि GS की कंप्लीट तैयारी आपको मिल रही है, लाइव कक्षाएं आपको मिल रही हैं, CSET, ऐसे और जो एथिक्स है इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको पूरा करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधाएं आपको मिल रही हैं। इन तमाम सुविधाओं का लाभ आप महज 25,999 रुपए में ले सकते हैं, जिसके जरिए आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह और आसान हो सकती है। इन बिटवीन आज की चर्चा आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।